अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है फर्स्ट ईयर का, जो कि है बेसिकली इंडिकेशंस ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या कन्वेंशंस हैं और एरर एंड अनसर्टेनिटी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स से। हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स को लिखने के, यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के, प्रीफिक्सेस को लिखने के यूनिट्स के साथ कुछ रूल्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रवायतें हैं। और वो रवायतें क्या हैं वो हम अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली हमारे पास कन्वेंशन है यूनिट्स को इंडिकेट करने की, वो ये है कि किसी भी यूनिट का नाम कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में फोर्स जो है इसकी यूनिट है न्यूटन। इसको अगर आप कैपिटल एन से न्यूटन लिखते हैं तो ये गलत होगा। अगर न्यूटन एज अ यूनिट के नाम के तौर पे यूज़ हो रहा है तो फिर वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा, कभी भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है वो हमारे पास होगा सिंबल ऑफ यूनिट। तो यूनिट की सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये रूल है कि जो नाम साइंटिस्ट के नाम पे होगा यूनिट का, जैसे न्यूटन, केल्विन, जूल, हर्ट्ज, ये सारे जो आपके पास हैं ये आपके पास हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होंगे, जबकि वो यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है जैसे मीटर, सेकंड, कैंडेला, ये हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। थर्ड जो हमारे पास रूल है वो है कि कंपाउंड यूनिट। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं कि टॉर्क जो है वो होता है R इंटू एफ। अब R की जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, मीटर। और इसी तरह जो फोर्स होती है इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और अगर हम लिखें तो मीटर न्यूटन। अगर हम इकट्ठा लिखते हैं तो ये गलत होगा, हमें लाजमी उसके दरमियान स्पेस देनी होगी। अगर स्पेस नहीं देंगे तो वो गलत होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है हमारे पास प्रीफिक्सेस से रिलेटेड, के अगर फर्ज करें 10⁻³ है तो हम इसको यूनिट के साथ लिखेंगे और प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में हमेशा कोई स्पेस नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि अगर मीटर न्यूटन है और स्पेस नहीं है बीच में, जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल में देखा, तो वो मिली न्यूटन कंसिडर होगा। ठीक है, इस वजह से जब कंपाउंड यूनिट होगी तो उसमें स्पेस लाजमी देनी है, प्रीफिक्स होगा तो उसमें हम स्पेस नहीं देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दो से ज़्यादा या दो प्रीफिक्सेस हों तो उस केस में हम दोनों प्रीफिक्सेस का नाम नहीं लिख सकते, बल्कि हमने क्या करना है, दोनों प्रीफिक्सेस को साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना है, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको सॉल्व करना है और फिर जो प्रीफिक्सेस बनेगा हमने उसकी सिंबल डालनी है, यानी कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है रूल, और वो ये है कि अगर हमारे पास किसी प्रीफिक्स वाली यूनिट के ऊपर स्केयर या पावर है, जैसे सेंटीमीटर स्केयर, तो देखने में लगता है कि सिर्फ मीटर के ऊपर स्केयर है, लेकिन ये सेंटी के ऊपर भी स्केयर होगा। तो इस वजह से जब इसको ओपन करेंगे तो सेंटी के स्केयर की वजह से 10⁻⁻⁴ मीटर स्केयर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमारे पास जब भी हम न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि पहले यूनिट्स को SI फॉर्म में लेके आएँ और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम उसको न्यूमेरिकल में पुट करें। उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर और अनसर्टेनिटी में फ़र्क बहुत थोड़ा सा ही होता है, क्योंकि बेसिकली दोनों ही एक्चुअल वैल्यू से डेविएशन है, लेकिन देखने में हमें ऐसे लगता है, लेकिन ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एरर से। अगर हम एरर को डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि एरर जो है ये बेसिकली डिफरेंस होता है बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। हम मिसाल इस तरह लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक जो टॉपिक है हमारा फ्री फॉल वाला, उसमें g की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो एक्चुअल वैल्यू है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये वैल्यू 9.2 या 10.3 या इस तरह की कोई वैल्यू आ रही हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीडिंग में कोई ना कोई एरर है। यानी एरर इज द वेरिएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू।
अब हम टाइप्स ऑफ एरर को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर जो होती हैं वो 3 होते हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल एरर्स को। तो पर्सनल एरर्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे एरर जो कि ह्यूमन की वजह से या यूज़र की वजह से पैदा हो, वो आपके पास क्या कहलाएंगे? पर्सनल एरर कहलाएंगे। बेसिकली अगर आपको रीडिंग लेने का तरीका नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्यूब है और ट्यूब में आप ऊपर से या नीचे से कहीं से रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग गलत आएगी। तो बेसिकली पर्सनल एरर जो पैदा होते हैं वो इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर की वजह से या फॉल्ट कम नॉलेज होने की वजह से पैदा होते हैं। और इनको रिमूव करने का तरीका ये है कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करे और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर हो जाए। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि 9th में आपने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो अगर वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में 0 एरर हो तो फिर आपके पास जो रीडिंग आएगी वो असल वैल्यू से ज़्यादा या कम आएगी। इसी तरह अगर आप एक घड़ी से टाइम मेजर कर रहे हैं और घड़ी के सेल स्लो हों तो फिर जो आप टाइम मेजर करेंगे वो शायद एक्यूरेट टाइम ना मेजर हो। तो ये जो आपके पास एरर होते हैं इनको रिमूव करने का क्या तरीका है कि आप अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। जैसी आप रीडिंग चाहिए, अगर आपको प्रिसाइज रीडिंग चाहिए तो कम से कम लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। उससे नेक्स्ट हमारे पास होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस तरह करते हैं कि हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं और जिस कमरे में हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो ऐसी सूरत में जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा वो इफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम पहली मंजिल और किसी बड़ी सी बिल्डिंग में कोई 101 मंजिल पे जाके अगर दोबारा वो टाइम पीरियड मेजर करें तो वो भी चेंज होगा, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो हाइट के साथ साथ चेंज हो जाती है। और टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? T = 2π√L/G। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो है वो रीडिंग चेंज हो सकती है या रीडिंग में एरर आ सकता है। और इस तरह के एरर्स को रिमूव करने के लिए हम एक ही रीडिंग कई बार रिपीट करके और फिर उन रीडिंग्स का एवरेज ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी जो है इसको अगर मतलब देखना चाहें इसका तो ये होता है गैर यकीनी या गैर यकीनियत। गैर यकीनियत का मतलब क्या है? डाउट। तो अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इज द रीजनेबल डाउट इन अ रीडिंग। अब सवाल ये है कि रीडिंग के अंदर ये डाउट कैसे पैदा होता है। तो उसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्केल है और उस स्केल से हम एक लाइन को मेजरमेंट करना चाह रहे हैं ऐसे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लाइन की जो लेंथ है वो आ रही है 1.4 सेंटीमीटर और इसी तरह अगर दूसरे को भी हम देखें तो वो भी हमारे पास आ रही है 1.4 सेंटीमीटर। लेकिन इन दोनों लाइनों की लंबाई एक जितनी नहीं है कि इसमें देखें इसमें थोड़ा सा 1.4 से ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा 1.4 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1.3 के मिड और 4 के मिड से आगे हुआ तो हम 1.4 ही काउंट करते हैं। इसी तरह 1.4 और 1.5 के मिड से पीछे हुआ तो हम उसको 1.4 ही काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये रीडिंग मेजर कर रहे हैं तो उसमें 1.4 में कोई ना कोई कमी बेशी का इम्कान लाजमी होगा जो कि इसके लीस्ट काउंट के बराबर होगा 0.1 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी रीडिंग में जो कम से कम डाउट हो सकता है या अनसर्टेनिटी हो सकती है या गैर यकीनियत हो सकती है वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट जितना हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट 0.1 kg है तो उसमें जो डाउट होगा वो भी 0.1 kg मैक्सिमम हो सकता है। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि जो हमारे पास
अनसर्टेनिटी है और जो हमारे पास एरर है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो मेन जो इन दोनों में फ़र्क है वो ये है कि अनसर्टेनिटी इनहेरिटेड होती है, क्योंकि जब भी हमने मेजरमेंट लेनी है किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से लेनी है और उस इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लीस्ट काउंट होगा और उसके लीस्ट काउंट जितना डाउट हमेशा रहेगा। जितना हम अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, जितना उसका लीस्ट काउंट छोटा होगा, उतना ही उसमें डाउट भी कम होता जाएगा। जैसे अगर हम मीटर रूल से मेजरमेंट करें तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर का डाउट है, वर्नियर कैलिपर में 0.01 सेंटीमीटर का डाउट है और स्क्रू गेज में 0.001 सेंटीमीटर का डाउट होगा, जबकि एरर जो होता है इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं अनसर्टेनिटी की टाइप्स पे। तो सबसे पहली जो टाइप है अनसर्टेनिटी की वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है सब के लिए एक जैसा होना। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं और इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, अब इस वर्नियर कैलिपर से जितनी भी रीडिंग्स ली जाएंगी उनमें 0.01 सेंटीमीटर का डाउट होगा, चाहे वो जो वैल्यू, चाहे हम डायामीटर मेजर करें, चाहे हम लेंथ मेजर करें या चाहे हम डेप्थ मेजर करें, हर वैल्यू में 0.01 सेंटीमीटर का डाउट होगा और इस डाउट को कहेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और हम ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा लीस्ट काउंट के बराबर होगी। तो जैसे रीडिंग है 7.53 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, इसमें 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट या डाउट है। सेकंड हमारे पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। उसके लिए हम रीडिंग के लीस्ट काउंट को ऊपर रखेंगे, रीडिंग को नीचे रखेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये हर रीडिंग में डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू हर रीडिंग की चेंज होती जाएगी, जबकि इंस्ट्रूमेंट एक होने के केस में लीस्ट काउंट ऊपर सेम रहेगा। तो ये हमारे पास होगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हम क्या करते हैं कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो जिस तरह प्रीवियस रीडिंग का अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें तो वो आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 7.53 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 0.13%। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग।